बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल एजुकेशन कमेटी, पंजाब बार काउंसिल और सेमिनार और सिंपोजियम कमेटी की तरफ से फिर से खुश आमदेद तमाम दोस्तों को। आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है बार वोकेशनल कोर्स का, 42वां लेक्चर है, 42nd। और हमारी खुशकिस्मती है कि एक आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिशनर और गोल्ड स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस के अंदर हर फील्ड के अंदर तकरीबन जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले टॉपिक की मैं थोड़ी सी तमहीद आपके सामने डालना चाहूँगा, बिकॉज प्रॉबली आपके प्रोफेशन के लिए एक तरीके से ये सबसे ज़्यादा, प्रोफेशन की इब्तदा में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है, मगर इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता और इसको कोई अटेंशन नहीं पे की जाती। लेबर लॉ के बारे में हमारे स्पीकर बीच में गुफ्तगू इसके ऊपर करेंगे, मगर अभी पीछे बैठ के हम बात कर रहे थे तो लेबर लॉ के ऊपर मैं यही जिक्र कर रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट हो। कल फॉर एग्जांपल डॉक्टर जावेद अकरम साहब का, मेरे चचा हैं, उनकी कॉल आई, उनकी फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी है कि यार लेबर का कोई अच्छा बंदा बताओ, मुझे नहीं मालूम था। उमर से हमारी वहाँ पे पीछे बैठ के बात हो रही थी तो शायद 3 बंदे ही मौजूद हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा खला मौजूद है लेबर लॉ के अंदर। और एक चीज़ आप अप्रिशिएट करें, इब्तदा के अंदर किसी ने आपको बड़ा बड़ा मुकदमा नहीं देना, मगर इब्तदा के अंदर प्रोफेशन के अंदर करोड़ों अरबों वगैरह का नहीं देना, लेकिन आपको हर कंपनी के पास लेबर लॉ के मसले मसाइल होते हैं। हर कंपनी के अंदर किसी को फारिग करवाया, उसने जाके कोई दावा उसने जाके ये केस को लेबर कोर्ट के अंदर NIRC वगैरह के अंदर मुख्तलिफ रेमेडीज़ वगैरह जाके अवेल कर ली, तो हर सेठ की को ज़रूरत होती है बंदा जो उसके लेबर के केसेस हैंडल कर सके। यहाँ पर करियर की इब्तदा के अंदर आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था, और करियर के बाद में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल हमने पहले कुछ अर्सा पहले पूछा कि जी सबसे अच्छा बंदा लेबर लॉ के ऊपर लेक्चर देने के लिए कौन है, तो मैं हैरान रह गया, किसी ने कहा नईम बुखारी साहब। वो आज भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज के, अगर आप लीगल एडवाइज़र हैं PTCL के या मोबाइल लिंक के, उनके मामलात, उनके मुकदमात आपको कई 100 की तादाद के अंदर मिलते हैं। गोल्डन हैंडशेक ये वो वगैरह, हमारा मकसद आपको यहाँ पे जमा करके और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करवाने का मकसद ये है कि आपकी कमाई रोजी रोटी इब्तदा के अंदर जहाँ पे आपको एक स्टडी इनकम आ सकता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर लीगल आपने डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करना है, इन हाउस अगर आपने काम करना है, तो वो उनके लिए लाजमी है कि उनके आपको लेबर के मामलात की को सॉर्ट आउट करना, और उनका जो स्टाफ के आपस में जो मामलात होते हैं उनको, उनके वर्कमैन के जो मामलात होते हैं, वो फिर उसके लिए बड़ा वकील बाहर से नहीं करते, वो अपने बंदे से ही करवाना चाहते हैं। तो अगर आपने ये आज का टॉपिक इस नौयत से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कमाई का पोटेंशियल, इसके अंदर आगे जाने का पोटेंशियल, इसमें जितने कम वकील बाहर मौजूद हैं। मसला इसके अंदर कानून में आप देखेंगे ये कि कई 100 कवानीन हैं, इतनी मोटी लेबर कोड की किताब है, आपको मोटी मोटी किताबें मिलती हैं, बंदा उसके अंदर गुम हो जाता, पता ही नहीं होता कि कौन किस सिरा का, धागे का सिरा कहाँ से पकड़ा जाए और किस तरीके से गुंजल सॉर्ट आउट किया जाए। इस लिहाज से हमने आपके सामने इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज, और इन्होंने, हमारे भाई ने स्लाइड्स के अंदर बेशुमार कवानीन के नाम तो लिख डाले हैं, आप देखेंगे कुछ 100-150 हैं। हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर अंदाज के अंदर ये सारे के सारे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी इंट्रोडक्शन के लिए आज हमने ये पता किया कि कौन बंदा है, और जिस बंदे को प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनलिज्म का गोल्ड स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता है। हमने भाई के साथ मिलकर दोनों ने बैंकिंग कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर हमने काम करना इब्तदा शुरू किया, और उमर शरीफ ना सिर्फ मेरा यार है, मैं इसको रेट करता हूँ एज ए ट्रू प्रोफेशनल। ज़ाती अगर मेरा मुकदमा हो या अगर कोई चीज़ मैंने कानूनी नुक्ता, सर्विस का, लेबर का या यूटिलिटीज़ का करना हो, तो मैं उमर को कॉल करके उसके साथ डिस्कस करता हूँ। सो मैं इसको अपने प्रोफेशनली भी यहाँ पर रखता हूँ। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मेरे से ज़्यादा उमर शरीफ का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि, और किसी वकील के लिए भी होता है, इन पर जज साहिबान भी रिलाई करते हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, तो वहाँ पे सुबह यही बात होती है, उमर शरीफ की तरह उमर शरीफ को बुलवाओ, नोटिस ये करना है, इस तरीके से करना है। डिपार्टमेंट्स इन पर रिलाई करते हैं, जज साहिबान इनके ऊपर करते हैं,
एक हाईली प्रोफेशनल, और हमारी एक चीज़ और भी कॉमन है, हाईली प्रोफेशनल बाप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है एम शरीफ साहब, उनका बेटा है, और अमूमन ये कहा जाता है कि बड़े दरख्त के नीचे कोई बड़ा पौधा बीच में नहीं ग्रो करता। मैं तो एक्सेप्शन हुई बट उमर शरीफ का एक, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बी लाइक जो हमारे दोस्त यहाँ पे जितनी मेहनत मेरे भाई ने की है मीलों, और ये इसके पास है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के एक इसको कहते हैं चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि मैंने अपने पोते को कहीं रखवाना है, को आप किस बंदे के पास भेजेंगे? उमर शरीफ के पास वो लड़का अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि काम करता है, काम करते हुए नज़र आता है, और बेशुमार केसेस निकलते हैं, और बावजूद इसके कि आई वुड से कि बावजूद एक्चुअली वालिद साहब वकील हैं, आई स्टिल कंसिडर हिम टू बी अ सेल्फ मेड लॉयर, बिकॉज जितनी इसने मुशक्क़त खुद की है और जिस तरीके से मीलों इस प्रोफेशन के अंदर आगे गया, ही इज़ अ क्रेडिट टू द प्रोफेशन। सो इब्तदा में ही कह रहा हूँ, बी लाइक उमर शरीफ साहब। हमारा मजाक तो आपस में चलता रहता है, लेकिन अब उसको यहाँ पे बिठा के यार मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ रही है, बट ही डिजर्व्स इट। और नाउ ओवर टू इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज के ऊपर उमर शरीफ साहब के साथ। आपके लिए थैंक यू। अमरीकी अंग्रेजी के ऊपर फर्क पड़ता है, अगर ये अमरीकी स्टाइल के अंदर है सर, दो वॉवल अमेरिका में इकट्ठे नहीं लिखते, अमेरिकन इंग्लिश में दो वॉवल्स, इस वर्ड में नहीं, कलर में भी ऐसे ही है, और कई और मिसाल दे दूंगा। बहरहाल वो आज का टॉपिक नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर आज का टॉपिक नहीं है। मेरे भाई ने इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, थैंक यू। जितनी मेरे साथी दोस्त और भाई ने तारीफ की, हम दोनों लॉयर सन भी हैं, काम भी इकट्ठे वकालत में शुरू किया, तो मेहरबानी इन्होंने तारीफ कर दी और अच्छा भी लगा। ये खुद भी इसी तारीफ के काबिल हैं कि हमारी बार के लिए जो ये ख़ास तौर पे ये प्लेटफॉर्म इन्होंने ये नया स्टार्ट किया है, ये पहले आज से पहले इनिशिएटिव कभी भी नहीं लिया गया था, तो इसके लिए ये क्रेडिट 101% इनको जाता है। तो यार मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, तो इसने भी आके लेक्चर वगैरह दिए हुए हैं, पहली दफा नहीं। प्रैक्टिकली बार काउंसिल प्लेटफॉर्म पे जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी में ये पहले भी टीम्स आती रही, मेरे जानने वाले थे, लेकिन इस दफा टीम सबसे अच्छी आई और प्रैक्टिकल अप्रोच वाली टीम आई जो रिफॉर्म्स लेके आई। अच्छा, आज के टॉपिक के बारे में स्टार्ट कर दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉज। लेबर लॉज एक ऑफ शूट है, एक दूसरा लेक्चर आपका आफ्टर जुमा प्रेयर होगा सर्विस लॉज का, तो मोर और लेस ये इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, लेकिन लेबर लॉज जो है उसका इंट्रोडक्शन ऐसे बनेगा कि उनकी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, दो कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, एक समझ लें एग्जेक्टिव या ऑफिसर्स कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, और दूसरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कि जो वर्कमैन जिनको कहते हैं। आज हम सिर्फ वर्कमैन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, जो लोअर कैटेगरी है, जब सपोजिंगली आपको जो मैनुअली हाथ से काम करते हैं, जो क्लैरिकल काम करते हैं, ये लॉ में टर्मिनोलॉजी वर्कमैन डिफाइन की हुई है, 3-4 जगहों पे ये डेफिनेशन आई हुई है, वो मैं आगे आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि मेरा लेक्चर किन किन जगहों को कवर करेगा आज की डेट में। आज की डेट में कवर करेगा सर ये जो वर्कमैन क्लास है, वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, जो एग्जेक्टिव या ऑफिसर्स नहीं है, ऑफिसर्स के अलावा जो क्लास है उनको कवर करेगा, जो समझ लें ग्रेड 1 से 14 तक। एक मिसाल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। सिविल सर्वेंट भी फिर इसमें आते हैं। सिविल सर्वेंट्स वो होंगे सेक्शन 2(1)(b) में, सिविल सर्वेंट्स एक्ट में, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मुलाजम होंगे, उनके लिए ग्रेड की कोई कदर नहीं है। सिविल सर्वेंट्स के लिए अगर वो सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट का, प्योर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसके लिए ग्रेड की कदर नहीं है। वो ग्रेड 1 का भी बंदा उधर ही जा रहा है, FST, वो एक अलग फोरम है, उन पे लेबर लॉज अप्लाई नहीं होंगे। लेबर लॉज अप्लाई होंगे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। मसलन कोई सीमेंट फैक्ट्री है,
कोई पेंट की बड़ी सी फैक्ट्री है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके फ़ोन की कई कंपनीज हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन में कह दिया जी टेलीनॉर जो है, यूफोन है, और भी, यानी कि नेम एनीथिंग। और दूसरी एक चीज़ कैटेगरी आ जाती है इसके स्कोप में, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इधर ही आएंगी, क्योंकि उनके जो इवन एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कमैन की डेफिनेशन में ही आएंगे, वो सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, सेमी गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट में आएंगे, एडहॉक और यार ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अच्छा, ये एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी हर जगह पाई जा सकती है। गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हमारा पंजाब बार कौंसिल है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट किसी बंदे को 2 साल के लिए रख सकते हैं। तो ये कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है। अभी मैं वर्कमैन और आपको सिविल सर्वेंट या ऑफिसर्स की कैटेगरी बता रहा हूँ। ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हर एक में हो सकती है। ये समझ लें सेमी गवर्नमेंट ही है, ये प्योर गवर्नमेंट नहीं है 101%। और इसके बंदे सिविल सर्वेंट नहीं होंगे। सिविल सर्वेंट होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा उनके रूल्स गैजेट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाइड है। ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है, ये बाद में थोड़ी देर बाद के लिए सवाल रख लें। स्टैट्यूटरी रूल्स का वर्ड यूज होता है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मसलन आपको एक मिसाल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 2-3 को करता हूँ। मसलन पीआईए है, पीआईए को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उनके कोर्ट केसेस में। दूसरा मैं फ़र्ज़ कर लें लेस्को को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो वापडा की एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वापडा को टूट के लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी। अब लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के रूल्स स्टैट्यूटरी नहीं है, उसके जो वर्कर क्लास है, लाइनमैन है, मीटर रीडर है, वो सारा लेबर क्लास में जाएगा। इसी तरह जो पहली ऑर्गेनाइजेशन मसलन मैंने आपको पीआईए बताई है, पीआईए के रूल्स स्टैट्यूटरी नहीं है। अब फ़र्क समझिएगा, 2 चीज़ें। पीआईए पहले 1956 का एक्ट था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन उसके रूल्स विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट नोटिफाइड नहीं थे, गजट में छपे नहीं थे, स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं थे, तो वो वर्कर क्लास है। तो पीआईए के बंदे, अब आ जाए लेक्चर के पार्ट पे कि पीआईए के बंदे कहाँ पे जाएंगे। पीआईए के बंदे 2 अदालतें यहाँ पे, अब ये हमने सारा कुछ सर, पीआईए के बंदे एनआईआर से जाएंगे, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, वो अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे लेबर लॉज सर ये आए थे, हमने आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, यहीं से था बस, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी भी 5-6 आर्टिकल्स हैं जो आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे होंगे, कि जहाँ पे लेबर लॉज और वर्कर्स के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आर्टिकल 11 में अलग है। 17 देखिएगा ज़रा, सीरियल नंबर 2 पे, प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट टू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू फॉर्म यूनियंस। ये आर्टिकल 17 यूनियन एस्टैब्लिश करना, यूनियन बनाना। ऑफिसर्स कैटेगरीज की यूनियंस उतनी स्ट्रांग नहीं होती और वो लॉ में इतनी रिकग्नाइज नहीं है जितनी वर्कर क्लास की यूनियंस हैं। ऑफिसर्स की यूनियंस की स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ऑफिसर्स की यूनियन हम सिंबॉलिक बना लेते हैं, लेकिन उसकी स्टैट्यूट में या कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बैकिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और लीगल बैकिंग वर्कर्स यूनियन की है। वर्कर्स यूनियन की बैकिंग आर्टिकल 17 से हम रखते हैं, और आर्टिकल 17 या फंडामेंटल राइट्स, ये आप देख लीजिएगा, शायद राइट टू लाइफ भी सारे सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू फॉर्म यूनियन भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत या सब्जेक्ट टू डिफरेंट लॉज है। उसके बाद आप देखिएगा कि आर्टिकल 18 है, राइट टू इट्स सिटीजन टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। उसके बाद आर्टिकल 25 है, इक्वालिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है। और आर्टिकल 37 थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में आते हैं। 37E मेक्स एनी प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ensuring that the children and women are not employed, vocation
unstitched to the age or sex or for the maternity benefits for the women in employment। तो विमेन राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के तहत आर्टिकल 37 में भी ये कवर होते हैं। अब आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि लेबर लॉज, ये एक वैसे ही आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, पढ़ानी नहीं पूरी किताब। ये लेबर लॉज का एक कंपाइलेशन है, मैनुअल है लेबर लॉज का। इसमें कोई 100 कोई लेबर लॉज हैं इस तरह की, और भी, और ये बेयर एक्ट है, ये कमेंट्री के बगैर है। लेबर लॉज बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने माइनर एक्ट्स बने हुए हैं, सारे माइनर एक्ट्स छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के अलग है जी, हर इंडस्ट्रीज की कैटेगराइज की हुई है। बॉन्डेड लेबर का अलग लॉ बना है, फैक्ट्रीज का एक्ट का अलग बना है, सोशल सिक्योरिटी का अलग बना है, कंपनसेशन का अलग बना है। आज मैं आपको 5 मोटे मोटे प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल लॉज के बारे में बताऊंगा। नहीं ये ठीक है। इंडस्ट्रियल सबसे जो बतौर वकील एकेडमिक लेक्चर नहीं आज होगा, एकेडमिक के लिए जो है आज हमारा चूंकि बार का कोर्स है, जो फील्ड्स का प्रोफेशनल फील्ड की आपको इसमें गाइडलाइन और टिप्स देनी है कि आपने डे टू डे आपके पास प्रपोजिशन आए, डे टू डे वकालत बतौर वकील आपने क्या काम करना है। बतौर वकील सर हमारे पास फेडरल के लिए एक लॉ है जो स्क्रीन पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012। फेडरल गवर्नमेंट ने ये लॉ प्रोमलगेट किया था। ये लॉ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को डील करता है। इसमें आप देखिएगा मैंने उसके नीचे एक वर्ड यूज़ किया है, ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो हेडिंग है ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रांस प्रोविंशियल एक नया वर्ड आया, ये नया वर्ड 18th अमेंडमेंट के बाद आया। 18th अमेंडमेंट ने लेबर लॉज को और ये इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया। कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश हो गई। फेडरल गवर्नमेंट की ट्रांस प्रोविंशियल हुआ ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपना अलग लेबर लॉ बना लिया, वो 2010 का है, उसका नाम है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। और फेडरल ने अपना 2012 का बना लिया। ये 2012 का फेडरल लॉ है। ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं ट्रांस प्रोविंशियल जो 2 सूबों में या 2 से ज़्यादा में काम करें। ये एक वर्ड आपने जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करने के लिए आप देख लीजिएगा कि 2 सूबों में जो काम कर रहे हों। मसलन एक पीटीसीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीटीसीएल इस वक्त 4 सूबों में एक कंपनी काम कर रही है। 4 सूबों में जो कंपनी काम करेगी वो ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। जो खाली एक सूबे में काम करेगी वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो जाएगी, वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में चली जाएगी। जो 2 सूबों या 2 से ज़्यादा में काम करेगी उसमें मसलन आप एक और पैरेलल मिसाल में आपको दे देता हूँ, लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। लेस्को की जुरिस्डिक्शन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में है। ये कंपनी लिमिटेड है 3-4 ज़िलों का, और 3-4 ज़िले भी हार्ट ऑफ पंजाब है, पंजाब के अंदर। वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाएगी। जो 2 सूबों में काम करेंगी फैक्ट्रियां या मिल्स या ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रांस प्रोविंशियल में चले जाएंगे। ट्रांस प्रोविंशियल के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है मसलन पीटीसीएल है, पीआईए है, एसएनजीपीएल है। अब इनके लिए एक अदालत बनी है, उसका नाम है लाइन नंबर 2 में फॉर्म लिखा है एनआईआरसी, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। इनके बंदे, इनके मुलाजमीन के लिए कोई डिस्प्यूट आए, इनकी प्रमोशन का, सीनियरिटी का, इनकी ट्रांसफ़र की है एक सूबे से दूसरे सूबे में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, इवन एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, इसके मालिक, इसका एम्प्लॉयर इसको सैलरी नहीं दे रहा, तो ये सर एक अदालत है एनआईआरसी। ये अदालत फ्लैटिस होटल के लाहौर में, फ्लैटिस होटल के ऑपोजिट है जी। जी सर। तो ये अदालत में इसका केस चलेगा और इसमें केस फाइल करने के लिए उससे नीचे मैंने लिखा है ग्रीवियंस नोटिस देना पड़ेगा। स्ट्रेट वे आप कोर्ट में लाइक अ सिविल सूट पहले दिन नहीं जा सकते। उनके लॉ में मस्ट है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को
एक मैंडेटरी ग्रीवियंस नोटिस देना है। तो ग्रीवियंस नोटिस दिए बगैर आप केस फाइल करेंगे तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ग्रीवियंस नोटिस आपको एक डिपार्टमेंटल अपील या एक नोटिस कि जी मैं कोर्ट में जाना चाह रहा हूँ, मेरी आपने इस महीने प्रमोशन नहीं की, या आपने मेरी सीनियरिटी फिक्स नहीं की, या आपने मेरी ट्रांसफ़र कर दी है, वो एक पेज का आपको ग्रीवियंस नोटिस देकर उसकी टीसीएस की रसीद साथ लगानी है नोटिस के साथ कि जी मैंने उसको नोटिस अपने मालिक को दिया हुआ है। तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं और उसको ग्रीवियंस पिटीशन कहेंगे। ग्रीवियंस पिटीशन के साथ आपने वो नोटिस साथ लगाना है। नोटिस के बगैर आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा, पहले दिन ही खारिज हो जाए। नोटिस को वसूल कराने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने बता दिया टीसीएस या रजिस्टर्ड एडी के ज़रिए, और दूसरा आप कर सकते हैं कि आप उसको पर्सनली उनके ऑफिस में जाकर उनके जो डायरी क्लर्क है उसको भी रिसीव करवा सकते हैं। सर हर डिपार्टमेंट में, हर दफ्तर में डायरी क्लर्क बैठा होता है उनका डेली, उसको मोहर लगवा दें अपने बॉस के, हर दफ्तर में होता है। वो स्टैंप एक्नॉलेजमेंट ले लें, एक्नॉलेजमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट वाली आप लगाकर तो ग्रीवियंस पिटीशन फाइल करनी है आपने। वहाँ पे मेंबर्स ऑफ एनआईआरसी होते हैं, 5-6 मेंबर्स होते हैं। एनआईआरसी के मेंबर आपका केस सुनते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अदालत है फेडरल डिपार्टमेंट्स के लिए, और फेडरल जो ज़्यादा सूबों में जिनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके लिए। इनकी यहाँ से आप केस जीतें या हारें, इनका इंटरनल 3 मेंबर बेंच है, फुल बेंच उसको कहते हैं, फुल बेंच ऑफ एनआईआरसी, वहाँ पे उसकी अपील चलती है। उसके बाद इसको हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन में फर्दर रेमेडी, फुल बेंच के ऑर्डर की और सिंगल बेंच के आप हाई कोर्ट में रेमेडी ले सकते हैं। ये लॉ एनआईआरसी के डिसीजन के बाद, एनआईआरसी में सबसे पहले आप ग्रीवियंस पिटीशन फाइल करेंगे, वो एक सिंगल मेंबर, एक सिंगल जज साहब सुनते हैं। अगर सिंगल जज साहब आपके हक में या आपके खिलाफ केस फाइल करें तो आइदर पार्टी हु इज एन एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मेंबर, इट कैन फाइल एन अपील बिफोर द फुल बेंच। एनआईआरसी का इंटरनल फुल बेंच, उनकी इंटरनल स्टैट्यूटरी रेमेडी है और लॉ में प्रोवाइडेड है, वो भी वहीं पे ही है। एनआईआरसी के वो 3 मेंबर का बेंच बैठ के, फुल बेंच 3 मेंबर का बेंच, एनआईआरसी के 3 मेंबर बैठ के उस अपने वो सिंगल मेंबर के बेंच के डिसीजन को ख़त्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको अपहोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज 3 मैंने आपको रेमेडी बताई कि जब फुल बेंच का भी डिसीजन आ जाए, उसके बाद जो भी पार्टी एग्रीव्ड है वो हाई कोर्ट में उन डिसीजन को तीसरी स्टेज पे रिट पिटीशन में चैलेंज कर सकते। इस लॉ में एक और चीज़ है कि इस लॉ को आप देखिएगा, जो फेडरल वाला है उसका प्रीएम्बल देखिएगा कि अहमद भाई ज़रा, मोहम्मद भाई ज़रा थोड़ा प्रीएम्बल निकाल देंगे प्लीज़, हेल्प कर दीजिएगा ज़रा। इस सर ये 2012 के इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2012 का, सर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं। ये लॉ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, ये प्रीएम्बल इसका और ये लॉ का स्कोप बेसिकली टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस है, टू एस्टैब्लिश ट्रेड यूनियंस है। और इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 का सर उसके जो 2012 के लॉ में, इसके प्रीएम्बल में इसका जो स्कोप है इसका, और लॉ ज़्यादातर वर्कमैन से ज़्यादा ये यूनियन एक्टिविटीज़ और ट्रेड यूनियन के लिए यूज़ हुआ है, ये लॉ बनाया गया है। इसके प्रीएम्बल में इसका स्कोप ये लिखा हुआ है कि, एक सेकंड वो निकाल लें तो फिर मैं आपसे बताता हूँ। मेरे ख्याल में सर उसके बगैर ही पढ़ कोई बात नहीं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड रैशनलाइज द लॉ रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस and improvement of relation between employers and workmen in Islamabad capital territory and in trans-provincial establishment and industry। तो ये लॉ ज़्यादातर इसको कवर करता है कि किसी फैक्ट्री में
मजदूर सारे मिलकर ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर से अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है, आपके जो राइट्स हैं, सैलरी इंक्रीज़ है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो आपकी यूनियन जाकर आपको वहाँ रिप्रेजेंट कर सकती है, आपकी बॉडी आपके फैक्ट्री के मालिक के पास। क्योंकि हर बंदे की इंडिविजुअल ग्रीवियंस नहीं सुनी जा सकती। जिस तरह हमारी अपनी वकीलों की 2-3 बॉडीज़ हैं, हम सारे बंदे नहीं अपना काम करवा सकते खुद, तो हमारी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, वो जाके करती हैं। इसी तरह सर ये जो लॉ है, ये 2-3 यूनियन अगर जहाँ पे हो, उससे नीचे मैंने लिखा है CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। फर्ज कर लें एक फैक्ट्री बहुत बड़ी है, एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उधर 2-3 यूनियंस हैं, 2-3 यूनियंस हैं, उसके मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। मसलन PIA है एक ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह PTCL है, इसमें 3-3, 4-4 यूनियंस रजिस्टर हुई हुई हैं। वो 3-4 यूनियंस में से एक को कहा जाता है कि वो आपस में यूनियंस रेफरेंडम कराती हैं। वर्कर क्लास कहती है कि 3-4 यूनियंस में यूनियन नंबर A, B, C, वो तीनों में से हमें फ़र्ज कर लें यूनियन नंबर B ज़्यादा प्रेफरेंशियल है कि वो जाके एम्प्लॉयर से हमारा बात किया करे। जो रेफरेंडम जीती है उस यूनियन को कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, CBA। क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए, मालिक के लिए 3 यूनियन से अलग अलग हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जाके सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है मुतलका यूनियन को। तो ये सारा काम NIRC के रजिस्ट्रार के पास होता है। NIRC के पास प्रैक्टिकली वहाँ पे हमारे 3 या 4 दोस्त काम कर रहे हैं वकालत। 3 या 4 दोस्त मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं भी जाता हूँ। 3-4 दोस्त काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हैं और पेंडिंग है। सर अब वो रेगुलर हो गए ना, वो देखें, आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बैठा हुआ, मैं कह रहा हूँ नए बच्चों को कोई वॉल्यूम ऑफ केसेस वहाँ बहुत है। वो ऐसा वैक्यूम है लेबर लॉज और सर्विस लॉज का, जहाँ पे हमारे वकला साहबान नहीं चाहते। हमारे वकला साहबान 98% सिविल कोड जाते हैं या सेशन कोड। हमारे वकला साहबान को वो वेन्यू एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ टोटल वैक्यूम है। हर फैक्ट्री, हर दफ्तर, हर जगह पे मुलाजमीन के झगड़े हैं। कोई जगह मुझे बता दें जहाँ पे मुलाजमीन का झगड़ा ना हो या मुलाजमीन नौकर ना हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को अभी भी लॉयर्स नहीं मिल रहे, वो उन्हीं 2-3 लॉयर्स को ही जाकर अंगेज कर रही हैं। जिस तरह इन्होंने एक लॉयर का नाम इंट्रोडक्शन में ले दिया, एक बहुत बड़े लॉयर का, इसी तरह वहाँ पे हमारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की फॉरेनर कंपनीज हैं, उनके जो पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं उनको डील करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को लोकल लॉयर नहीं मिल रहा। इवन लाहौर में कई लॉयर्स ऐसे हैं जो एक चौकीदार का केस करने के लिए, कई फैक्ट्रीज हैं, वो उन्होंने चौकीदार का केस करने के लिए कराची के लॉयर्स को एंगेज करके लाहौर आते हैं, उनके लाहौर के लॉयर्स तो नहीं मिलता। कई ऐसी कंपनीज का नाम मैं आपको बता सकता हूँ, वो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लेना। वो लाहौर में सोचते हैं कि चौकीदार का केस, हमारे चौकीदार ने हमें केस कर दिया, और वो अपने चौकीदार के खिलाफ केस को डिफेंड करने के लिए उनके पास लाहौर के, उनके पास पैनल का नाम कोई नहीं होता, वो कराची में 3-4 लॉयर्स को एंगेज करके, कराची के लॉयर्स यहाँ पे आकर मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ NIRC में वो केस, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करते हैं कि हमने चौकीदार को, अपने अकाउंटेंट को, अपने जिस मर्जी बंदे को नौकरी से सही निकाला है या इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे। जो भी सर्विस मैटर के डे टू डे अफेयर्स होते हैं, आपकी कई ऐसी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके पास बंदा कोई नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हम सब अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में देख लिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतने बड़े जाइंट्स हैं कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट तक उनसे डरते हैं, उनका इतना रोब दबदबा है। जो आप सारे ये फाइजर वगैरह और बाकी ड्रग मेडिसिन का नाम लेते रहते हैं, ये वाकई जाइंट्स हैं। पाकिस्तान में भी इनको NIRC के लिए और लेबर लॉज के लिए बंदा नहीं मिलता एम्प्लॉयमेंट। 3 लॉयर्स घूम फिर के उन्हीं के पास सारा काम जाता है। तीनों मेरे दोस्त हैं,
अब उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने मुझे डांटना तुम हमारे खिलाफ मार्केटिंग कर रहे हो, हमारी मोनोपोली है। लेकिन वाकई ही मैंने भी जब देखा, और इसी तरह आपके जो फेडरल वाले हैं, फेडरल गवर्नमेंट में FST एक अदारा है और पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल, 2 अदालतें और हैं फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमिन की। उधर भी आपके पास 5 से 10 लॉयर्स, और हर ब्यूरोक्रेट, हर सिविल सर्वेंट, हर पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे को, आपके हर रिश्तेदार को, हर आने जाने वाले को इस तरह के सर्विस मैटर के लेबर लॉज की मजबूरियां रोज पड़ती हैं। आपके खानदान में जिस किसी ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, कोई खानदान का बंदा ब्यूरोक्रेट बन गया है, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस का नहीं पता कि मैंने लाहौर से कसूर जाना है तो ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे भरूं। फिर लाहौर से फर्ज कर लें किसी की आउट ऑफ प्रोविंस कराची ट्रांसफ़र हो गया, उसको ट्रांसफ़र को रोकने के लिए कई CSP ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे एक एक केस के 10-10 लाख देते हैं कि लाहौर से बाहर ट्रांसफ़र ना हो, और उनके पास घूम फिर के आ जाके 3 लॉयर्स की चॉइस, 4 लॉयर्स, 5, हार्डली जो मेरे जैसे बंदे जो बॉटम ऑफ द लिस्ट है उनको शामिल करके भी खींच खांच के 10 बंदों से ऊपर पैनल ही नहीं है वहाँ पे। द मोस्ट एक्टिव 3, 4, 5, रिमेनिंग 3, 4, 5, 6 वो मेरे जैसे जो रैंडमली महीने में 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा चले गए। तो इसको देखें आप सारे लॉयर्स, और इस वेन्यू को इस पे एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम है। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा टॉपिक, साथ ही दूसरा लॉ बता दूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी तरह के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या विद इन पंजाब प्रोविंस जो केसेस हैं, विद इन पंजाब प्रोविंस जो केसेस हैं, उनके लिए ये पैरेलल लॉ है, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है, ये पंजाब का है। और इसमें जो फोरम है, अब सिर्फ यहाँ पे मोर और लेस टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर सेम है। एक सिर्फ फेडरल लेजिस्लेशन है, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, सब्जेक्ट मैटर अंदर सेम है, सिर्फ फोरम इनका फर्क है। पंजाब वालों ने अपने फोरम का नाम दे दिया है, जैसा फेडरल में NIRC था, पंजाब वाले ने दे दिया है लेबर कोर्ट्स। NIRC का पैरेलल है लेबर कोर्ट्स। सारी रेमेडीज वही हैं। मैं सिर्फ आपको अदालत और रेलिवेंट फोरम बतौर वकील मैंने आपको बताया था। मेरा लेक्चर वो होगा कि जो आपको प्रैक्टिकल डे टू डे चीज़ों से आगाही करूं कि अगर पंजाब का कोई मुलाजम है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंडस्ट्री का, कोई फैक्ट्री का, कोई लोकल इंडस्ट्री का जिसका विद इन पंजाब ऑफिस है, उसके लिए अदालत आपने लेबर कोर्ट्स देखनी है। और लेबर कोर्ट हर डिवीजन में बनी हुई है। लाहौर में 3 बनी हुई है। लाहौर में वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा है। लेबर कोड नंबर 1, लेबर कोड नंबर 2, लेबर कोड नंबर 3। जी सॉरी, जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो वो जो सिर्फ मैं आपको जुरिस्डिक्शन का फ़र्क बता रहा हूँ। ये सिर्फ पंजाब को जो विद इन पंजाब हैं उनकी जुरिस्डिक्शन ये है लेबर कोड्स, और जो फेडरल वाली हैं उनकी जुरिस्डिक्शन मैंने आप सबको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ NIRC। अंदर रेमेडी, फोरम, पिटीशन ड्राफ्ट करना, ग्रीवियंस नोटिस देना, वो फोरम और वो स्टाइल सारा से। इनकी अपील, अच्छा इनकी भी अपनी अपील, एक इंटरनल अपील है। इन्होंने भी प्लैट जो लाइन नंबर 2 में लिखा है, पंजाब लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल, उधर NIRC का फुल बेंच सुनता है और इधर लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल है। लेबर कोर्ट जो भी डिसीजन देगी उसकी अपील आपने, वो लाइन नंबर 2 में मैंने अदालत का नाम लिखा है, पंजाब लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल। उधर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट किसी को अपॉइंट किया होता है और वो फंक्शन करते हैं। सारी लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट्स की अपील है। ये रेमेडीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे जो हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ सूबा पंजाब में ताल्लुक वास्ता है पंजाब की जुरिस्डिक्शन में, उनके लिए रेमेडी या फोरम ये है। अब सर अगला लॉ आ जाएं, एक तीसरा लॉ, वो तो हमने डिस्कस कर दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, जहाँ पे फोरम लिखा हुआ है, वो मैंने आपको अदालतों के नाम बता दिए। अदालतों के नाम के साथ अब आ जाएं, एक लॉ है हमारा 1968 का, उसको शॉर्टकट में हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968। पूरा नाम उसका है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968।
ये वर्कर के राइट्स को ये लॉ कवर करता है। वर्कर के राइट्स क्या हैं, उसने लीव कैसे लेनी है, उसको बोनस कब मिलना है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या है। ये 1968 का लॉ डे टू डे वर्कर के राइट्स और उसको डिफाइन करता है। इस लॉ को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके जो ये लॉ यूज़ होता है, इसका स्केजुअल इंपॉर्टेंट है। मेन एक्ट तो जो ऑर्डिनेंस है 1968 का वो तो लिमिटेड है, लेकिन इसका स्केजुअल में आप देखेंगे नीचे ये एरो स्टैंडिंग ऑर्डर 1B वर्कर, सबसे ज़्यादा केसेस इसमें आते हैं। इसको लेकर इसमें डिफाइन किया गया है हु इज़ वर्कर और डेली वेजर और प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज कैसे करना, जिसको आप सिंपली आप नॉर्मली कहते हैं कि नौकरी पे कच्चा बंदा है, कच्चे को पक्का करना है। ये लॉ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ है, इसका प्रोसीजर वही है। इसके लिए जाना आपने उन्हीं अदालतों में है, या NIRC या लेबर कोर्ट में, रेमेडी आपने वहीं पे जाके लेनी। लेकिन ये आपको सिर्फ एक सब्सटेंटिव राइट क्रिएट करता है कि वर्कर कौन है और कितने अरसे बाद वो कच्चा बंदा अदालत में जाकर कहेगा जी मैं 3 महीने या 6 महीने से कच्चा हूँ, अब मैं कॉन्टिन्यूसली काम कर चुका हूँ 6 महीने तक, स्पेसिफाइड पीरियड वहाँ पे दिए हुए, और अब मुझे आप इसको करें, मैं कच्चा बंदा हूँ, मुझे पक्का कर दें। क्योंकि कच्चा बंदे की जो उसका कोई राइट नहीं है सर, वो सैलरी कम होना एक अलग है, उसकी जॉब सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा कहूँगा बतौर वकील, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है। उसको जब दिल चाहे आप अपने लाइक योर क्लर्क, लाइक योर मुंशी, आप उसको जब चाहे नौकरी से निकाल सकते। डेली वेजर हो उसको, सब मुंशी वर्क में नहीं है सर, वर्क कोई उसका आप वर्क में हमने, अब आप अपने खिलाफ बहस करवाएंगे मुझे, और वकीलों के खिलाफ दावे करवाएंगे सारे मुंशी। मेरे अपने 2 मुंशी यहाँ बैठे सुन रहे हैं मेरे लेक्चर तो लिहाजा ये बहस नहीं करते हम। मेरे अपने दफ्तर भी आधा बैठा हुआ है पीछे, 5 बंदे मेरे दफ्तर के, तो मुझे वो सुन रहे हैं। तो इस लॉ को सबसे ज़्यादा जो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि इस लॉ को हम, इसका जो स्टैंडिंग ऑर्डर 1B है, वर्कर की डेफिनेशन और प्रोजेक्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि प्रोजेक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, और प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो वो भी एम्प्लॉय भी ख़त्म। लेकिन कई इंस्टांसेस में एक्सेप्शंस भी आई हुई हैं कि कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर ईयर्स या लाइकलीहुड टू बी परमानेंट, वो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ फिर रेगुलाइज हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं। ये लॉ सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलाइजेशन के केस यहाँ से सब्सटेंटिव प्रोविजन उठाकर जाते हम फिर लेबर कोड या NIRC, और उधर जाके ग्रीवेंस पिटिशन दायर करते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड, वो जो लॉ में लिखा है स्टैट्यूट में कि हमने इतना अरसा डेली वेजर या कच्ची नौकरी या एडहॉक एम्प्लॉय काम कर लिया है, लिहाजा हमें अब रेगुलाइज कर दिया जाए। रेगुलाइज पे आपको जो जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी से आपकी पेंशनेबल सर्विस हो जाती है। सर ये ही सबसे बड़ा आपको इस पे जजमेंट्स मिलेंगी कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे लॉ में यही है, हु इज़ वर्कमैन एंड हु इज़ नॉट अ वर्कमैन। सबसे ज़्यादा हमारे केसेस जो लोकस स्टैंडाई पे खारिज होते हैं या मंजूर होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं, चले ऐसे बात करते हैं, उससे पिछली चीज़ कि इशू फ्रेम हो जाता है वहाँ पे, और हर जो जवाब एम्प्लॉयर साइड से आता है, सपोजिंगली मैं एम्प्लॉयर की तरफ से आता हूँ, फैक्ट्री मालिक की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट उसको कहते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही आता हूँ, मैं एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि ही इज़ डूइंग सुपरवाइजरी रोल एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनी क्लैरिकल रोल
he is not a workman and hence he has got no locus standi to invoke the jurisdiction of this honorable forum. ये आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये एक अनएंडिंग डिबेट है जो पिछले 50 साल से चल रही है और आज भी आप कोई SCMR खोल लें। और एक और रसाला वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी वैसे मैंने एंड में रखा हुआ है, एक PLD पब्लिकेशंस एक प्रॉपर पूरा एक जर्नल प्रिंट करते हैं PLC। हाँ जी, दो हिस्से होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, पाकिस्तान लेबर केसेस और सिविल सर्विस CS, उसके ब्रैकेट में CS लिखते हैं सिविल सर्वेंट्स, और दूसरे के आगे कुछ नहीं लिखते। वैसे आप उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वो लेबर पार्ट होता है। 2 वॉल्यूम सिविल सर्विस के होते हैं और एक वो PLD पब्लिकेशन करते हैं। मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसके लिए उन्होंने स्पेसिफाइड जर्नल टाइप किया, प्रिंट करते हैं। और कब से प्रिंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें काम है। आप अपने क्लाइंट की जिस नौइयत का काम हो रहा है, वो अपने ग्रीवेंस वगैरह लिखना है, वो उससे डिटर्मिन होता है कि उसका मुकदमा वहाँ पे चलेगा कि नहीं। आपने उसका सर, आपने ओपनिंग पैराग्राफ में ग्रीवियंस पिटीशन में उसका नेचर ऑफ वर्क उसको बनाना है। जो आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, लेकिन मेरे पास उसका कोई कैटेगरली जवाब नहीं दे सका। आपने बताना है हर सूरत उसको करना है कि ये वर्कमैन क्लास है, क्योंकि वर्कमैन क्लास से ऊपर जो आएगा वो एग्जेक्टिव हो जाएगा, और एग्जेक्टिव के लिए वो बॉस के लिए कोई रेमेडी नहीं है, बॉस मास्टर एंड सर्वेंट में आ जाएगा, वो सिविल कोड में सूट फॉर डैमेजेस करेगा। उर्दू का मुहावरा है कि नौकरी क्या और नखरा क्या है, यहाँ पे उल्टा है। अगर आप नौकर लोअर ग्रेड के अगर आप नौकर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती हैं। अगर आप बाऊ हैं, ऊपर आप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, तो आपकी कोई रेमेडी नहीं, आपको उठा के सिविल कोर्ट भेज दिया जाता है। आपके बच्चों को की प्रोटेक्शन है, उनकी एजुकेशन की बीच में प्रोटेक्शन है। अगर आप वर्कमैन हैं और अपने आप को आप लोअर ग्रेड में दिखाते हैं, आपके लिए अलहदा फोरम मौजूद हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको उमूमन मैनेजेरियल पोस्ट के लिए सर हमारे पाकिस्तान में कोई रेमेडी नहीं है। जो मैनेजेरियल पोस्ट आप समझ लें, रफली मैं कह दूं कि 12-13 ग्रेड से ऊपर, एक समझाने के लिए आपको, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेडिंग भी नहीं होती। ग्रेडिंग क्या होती? नहीं होती। चीज क्या होती? ग्रेड क्या होता है? ABCD वगैरह वो भी बता दो। नहीं, वो ABCD नहीं है, ये सिर्फ उनको ना, जो सिविल सर्विस में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेडिंग है पोस्ट की, पे स्ट्रक्चर को रेगुलाइज किया हुआ है और उसको सर्विस स्ट्रक्चर कहते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया है और उसकी चैनल ऑफ प्रमोशन बनाने के लिए, ताकि कोई बंदा किसी एक जगह पे सारी जिंदगी बैठा बैठा रिटायर ना हो, उसको सर्विस स्ट्रक्चर कहते हैं। वो एक अलग और टॉपिक है और काफ़ी लंबा, लेकिन इनके कहने मैंने बता दिया ताकि बंदे को एक्साइटमेंट हो कि जॉब में ऐसा ऐसा मुझे प्रमोशन भी मिलेगी। अच्छा, ये वर्कमैन अपना वर्कमैन का स्टेटस भी लूज कर जाता है। अगर एक बंदा फर्ज कर ले जूनियर क्लार्क रिक्रूट हुआ है ग्रेड 7, 8, 9 में कहीं, वो कल को ऐसा ऐसा प्रमोशन करते करते सीनियर क्लार्क होता है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट हो जाता है। सुपरिटेंडेंट होने पे वो अपना स्टेटस वर्कमैन का लूज कर देगा। ये नहीं आप कह सकते कि वंस ही वाज इंडक्टेड एज अ वर्कमैन 25, 27 साल, 28 साल की उम्र में, वो मरते दम तक 60 साल की उम्र तक वो वर्कमैन नहीं रहेगा। वो उसका करंट स्टेटस देखना पड़ेगा हर दिन का, या एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, पर्टिकुलरली द डे व्हेन यू फाइल द केस ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, उस दिन वो क्या काम कर रहा था। उस दिन अगर वो 17वें 18वें ग्रेड में या बैंक का ब्रांच मैनेजर बन गया, तो पूरी बैंक में उसके नीचे तो 8-10 बंदे काम करते हैं। पहले ब्रांच मैनेजर, अच्छा ब्रांच मैनेजर पे आपको 5-6 जजमेंट्स मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी अभी 2003, 2005, 2007, 8 में आई हैं, पिछले 15-20 साल में। पहले ब्रांच मैनेजर भी चले जाते थे वहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा जी ब्रांच मैनेजर तो एक बॉस है, पूरी एक ब्रांच का हेड है, उसके नीचे 8-10 बंदे कैशियर, अकाउंटेंट, स्टाफ, सबॉर्डिनेट स्टाफ काम करता है, तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो वर्कमैन आपने खुद डिफाइन करना है, खास तौर पे थोड़ा सा जो ग्रेड 10 के बाद जो पोस्ट है 10 से 14 तक, उधर आपकी ग्रे एरिया है कि आपने पता नहीं वर्कमैन बनते हैं कि नहीं बनते, वो बहस करने की जरूरत है। और आपने नेचर ऑफ ड्यूटीज, प्लीज एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, नेचर ऑफ ड्यूटीज। हर पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन में आपने नेचर ऑफ ड्यूटीज लिखनी है। उसकी नेचर ऑफ ड्यूटीज डिटरमिन करेंगे कि वर्कमैन है कि नहीं है।
अब इस लॉ को मैं सम अप करने लगा हूँ कि ये लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस वर्कर के और वर्कमैन के राइट्स डिफाइन करता है, बोनस कब मिलना है, उसको पनिशमेंट, उसका स्टैंडिंग ऑर्डर 15 में पनिशमेंट ऑफ मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट पे पनिशमेंट उसको क्या क्या मिलनी है। सेक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर 12 में टर्मिनेशन की है कि एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट कर देगा, लेकिन ये सारी सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं टर्मिनेशन की। प्रोसीजर हमने वही लेबर लॉ वाला अडॉप्ट करना है, उसी कोड में जाना, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। ये सारी सब्सटेंटिव प्रोविजन है, इधर रेमेडी कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने लिख दी हैं। आगे आ जाएं, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। ये फैक्ट्रीज एक्ट सर आपका इसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटीज यहां पे डिफाइन है। वहां पे पिछला लॉ जो स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको थोड़ा सा अभी बर्ड्स आई व्यू से बताया था, वहां पे वर्कर के राइट्स हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में। फैक्ट्रीज एक्ट में एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशंस हैं या ड्यूटीज हैं। एम्प्लॉयर ने क्या क्या करने अपनी फैक्ट्री में, मालक ने, मिल ओनर ने। कोई टेक्सटाइल, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट है, एक एक इंडस्ट्रियल यूनिट में 5-5, 10,000 एम्प्लॉयज हैं। इस तरह हमारी कई स्टील मिल्स हैं, कई कैटेगरीज हैं। एप्टमा के जो मेंबर्स हैं उनके पास लॉयर्स नहीं है। एप्टमा के मेंबर्स, एप्टमा क्या चीज होती है? और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल, हाँ जी, टेक्सटाइल मिल सर। एप्टमा टेक्सटाइल मिल एसोसिएशंस है। एप्टमा वो मैंने एब्रीवेट कर दिया था। टेक्सटाइल मिल्स वालों के पास सर उनके एक एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं इनके, और उनमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे चलते हैं। वो 3 शिफ्ट्स में वर्क करते हैं। ये मैं अभी लॉ में आपको बताऊंगा। इस लॉ में और अगले लॉ में लिखा हुआ है कि आपकी पे क्या होती है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, और शिफ्ट्स क्या होती हैं, ओवरनाइट पे आपको बोनस मिलता है कि नहीं मिलता, डबल पे कब मिलती है, वो इस लॉ में लिखा हुआ है। इसके पेज 2 पे लिखा है। लेकिन अभी मैं आपको इससे ओवरव्यू बता दूं कि इस लॉ में ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर और फैक्ट्री ओनर है। तो फैसिलिटीज एट द फैक्ट्री लिखा हुआ है। मसलन सेक्शन 13 में क्लीनलीनेस है, वेंटिलेशन है 15 में, 17 में है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। सेक्शन 18 में लिखा है कि एक स्पेस में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। मसलन एक छोटे से कमरे में 10-12 बंदे ना एम्प्लॉयर बैठा के रखे कि ज़बरदस्ती इस कमरे में बैठो। एम्प्लॉयर सफिशिएंट स्पेस दे। फिर 19 में लाइटिंग है कि हर कमरे में सफिशिएंट लाइट हो, अंधेरा ना हो या एक बल्ब ना जलाया हो। अब ये बातें 1934 से लिखी हुई हैं। अब आपने ये मुझसे नहीं कहना कि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है कि नहीं होती, लेकिन लॉ इज देयर। वो अलग बात है कि हमने 100 साल में 100 साल पुराने लॉ को, ऑलमोस्ट 100 होने लगा, 90 तो हो गए हैं तकरीबन, तो ये 100 साल पुराने लॉ को कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अपनी लीगल फर्टर्निटी में भी इवन जो है अनअवेयरनेस ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ और भी है। हम अवेयर ही नहीं है राइट्स क्या हैं और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। खैर हम राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम दूसरे की ऑब्लिगेशन पे फोकस नहीं करते। आप ड्यूटीज पे जी बोले। किसी मस्कीन वर्कर की क्या जरूरत के उस्ताद के बॉस के अगेंस्ट पकड़ के कहे कि जी बत्ती काम है और ये काम है और आप ये करें। यहाँ पे तो यूनियंस का असल में काम वगैरह नहीं आ जाता कि आपकी जो वहाँ पे यूनियन है दे आर सपोज टू असल में जी सर इम्प्लीमेंट दे। वो बात यही है, वो मैंने आपको इसीलिए मैंने लॉ बता दिए थे कि पहले 2 फेडरल वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन और प्रोविंशियल वाला, कि उसका 80-90% सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन है कि आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करवा लें, उनसे अपनी यूनियन के मेंबर से उनको जो एसोसिएशन वहाँ पे फॉर्म होगी उनके ज़रिए अपने ये राइट्स इंप्लीमेंट करवाएं। उसके बाद यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट ने अलग इंस्पेक्टर्स, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स रखे हुए हैं। ये फिर आप मुझसे ना पूछेंगे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक साल में मिल ओनर्स के खिलाफ कितने केस डिसाइड करते हैं, कितने नहीं करते, या फैक्ट्री इंस्पेक्टर कोई बहुत बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर भी जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते, या वो उनसे फ्रेंडली टर्म्स रखे होते हैं। एप्टमा के ने सभी मिल ओनर्स ने 5-7 प्रोविंशियल और फेडरल डिपार्टमेंट के साथ अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे होते हैं। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आगे आए नहीं,
नहीं सर, सारी ही इंडस्ट्रीज कोई सर, हर एक सर सर वो सर हमने हमने सर मैम वो सही कह रहा है, मेरे तो डैमेजेस आ जाने, मेरे एक दो क्लाइंट भी आने। अगला देखिएगा ज़रा, ये अगला एक ओवरव्यू देखिएगा कि कैंटीन बनाना मैंडेटरी है सेक्शन 24 में, 25 में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाना ज़रूरी है, 26 है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, 33 जी एक नया ऐड हुआ है, ये मैंने लिख दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ आइज वगैरह, ये नया इंसर्ट हुआ था। फिर 34 एक इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि मसलन कई जो हमारे साथी बाहर से भी पढ़ के आए, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को भी वर्किंग आवर्स की परमिशन स्पेसिफाइड मिलती है। हम एक ख़ास हद तक मजदूर से काम नहीं ले सकते। वीकली आवर्स डिफाइन किए हुए हैं लॉ ने कि 48 आवर्स पर वीक आप काम ले सकते हैं एक मजदूर से। और जो सीजनल फैक्ट्री है वो 50 आवर्स। सीजनल फैक्ट्री वो होती है जो टेम्परेरी तौर पे एक सीज़न के लिए, कॉटन का सीज़न आया, वो एक ख़ास सीज़न के लिए चलती है, लिमिटेड एरिया के लिए, लिमिटेड अरसे के लिए चलती है और क्लोज हो जाती है। लेकिन जो रेगुलर फैक्ट्रियां चल रही हैं उनमें 48 आवर्स पर वीक आप मजदूर से काम ले सकते हैं। उसका नीचे और डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 35 देखिएगा। सेक्शन 35 में वीकली हॉलीडेज लिखा है कि संडे के संडे आपने मालिक ने छुट्टी देनी है, संडे को काम नहीं ले सकता। अब इसकी एक्सेप्शन एक अलग आई है कि अगर संडे को काम लेंगे या कोई बंदा संडे को काम करेगा तो उसको ऑल्टरनेट वेडनेसडे या ट्यूसडे को भी छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसको एक वीकली हॉलीडे देना लॉ ने मैंडेटरी किया जी। ऑफ डे अलाउंस वो बताता हूँ, वो ऑफ डे और नीचे आ रहा है। ऑफ डे काम करने के वो अलग तरीके हैं, नीचे लिखा हुआ है आप देखें। अच्छा 36 देख लें, जिस तरह ऊपर वीकली आवर्स हैं, ये डेली आवर्स हैं। डेली आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स लिखे हुए कि एक दिन में 9 घंटे से काम नहीं ज़्यादा करना। लेकिन हमारे प्राइवेट ऑफिस में भी, अपने वकीलों के दफ्तर में भी और सब जगह भी 9 घंटे से ज़्यादा भी काम लिया जाता। लेकिन लॉ के मुताबिक हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं, ये लॉ यहाँ पे ये लॉ लिखा हुआ है कि लॉ में आपने किसी बंदे से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना। आगे उसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग उसकी ऑफ शूट है 37 में, इंटरवल उसको रेस्ट भी देना है 9 घंटे के दरमियान। कई 5 घंटे बाद रेस्ट लिखा है और कई 6 घंटे बाद रेस्ट लिखा हुआ है। 2 कैटेगरी रेस्ट की। 6 घंटे बाद आपने अपने बंदे को 1 घंटे रेस्ट में भेज। अब ये एक अलग डिबेट है कि कोई जाता है या भेजता भी है कोई कि नहीं इजाज़त इसकी भी। लेकिन लॉ में, हम लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ में ये एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन है कि इस तरह अपना स्केड्यूल दे। नहीं वही है, ज़्यादा भी फ्री ना हो यार और लंच ब्रेक तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। लंच ब्रेक ख़त्म होती है कभी? क्योंकि हमने लंच ब्रेक आपने ऐड किया है। लंच ब्रेक के साथ जोहर की नमाज भी तो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? ठीक है, तो वो फिर लंच ब्रेक, जोहर की नमाज और 1 घंटा, फिर आप तो 3 घंटे गुजार के ही आएंगे यहाँ पर, तो वर्किंग आवर्स पीछे क्या बचेंगे? तो ये लंच ब्रेक इंक्लूडिंग है भाई आपके 1 आवर में। 1 आवर में आप लंच करें, जोहर की नमाज पढ़ें, तो या सादा छुट्टी करें या मोबाइल पे वहाँ पे ही चेकिंग करें मोबाइल की। ये 1 आवर डेली आपकी है। उससे आगे 46 देखेगा, नाइट शिफ्ट्स है। नाइट शिफ्ट्स भी अगर कोई एम्प्लॉयर काम लेता है तो नाइट शिफ्ट्स भी डिफाइन की हुई हैं। और नाइट शिफ्ट्स की कैटेगरी में
मसलन विमेन के बारे में भी मना किया हुआ है कि विमेन नाइट शिफ्ट्स में काम मत करवाएं उनसे, मेल से करवाएं। उसके बाद ओवर पेमेंट है कि जो ओवर वर्क करता है, कोई बंदा कहता है जी मैं, जिस तरह आपने सवाल किया जी संडे को काम कर लूँ मैं छुट्टी वाले दिन, तो छुट्टी वाले दिन काम अगर कोई एम्प्लॉयर कराएगा वो छुट्टी वाले दिन फिर उसको डबल पेमेंट करेगा। वो ये नोट कर लें, वो सेक्शन 47 है। अगर आपने डबल पेमेंट अपने मालिक से लेनी है, संडे को आके आप काम करते हैं, ये वकीलों के दफ्तर पे लॉ इतलाक नहीं होता इसमें। नहीं, मैं भी आता हूँ, मैं खुद भी आता हूँ, मैं खुद भी संडे को या ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं भी निकल आता हूँ। छुट्टी का दिन आप कोई और वैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं। मंडे को अगर आपके केसेस हैं तो आप संडे की जगह आप यूँ कि जुम्मे को आपको ऑफ होगा। और हाफ डे का क्या कॉन्सेप्ट, वो अलाउड है इसके अंदर? हाफ डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाफ डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाफ डे हमने वर्किंग आवर्स को मैनेज करके हाफ डे बना, लेकिन वर्किंग आवर्स हमें 48 आवर्स पर वीक पूरे करने होते। हाफ डे चाहे आप मंडे को हाफ डे कर लें चाहे फ्राइडे को कर लें, आपने 48 आवर्स पर वीक पूरे करने हैं विद 1 हॉलीडे। ये आपकी मर्जी है कि आपने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर। अच्छा, एक और लॉ है हमारा, जो नेक्स्ट स्लाइड अब आपके सामने आ रही है, वो स्लाइड है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये भी जैसा पिछला 34 का लॉ था, ये 1936 का है। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 15। उसमें है डेली वेजेस एंड बोनस। रोज़ की तनख्वाह कितनी है, मंथली कितनी है। तनख्वाहों का झगड़ा बहुत ज़्यादा है वर्कर क्लास में। अच्छा, ये जो प्रोविजन है इसके भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मैं आपको प्रोसीजरल वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मसलन सीपीसी एक बहुत बड़ा एक बुक है हमारी सीपीसी, लेकिन सीपीसी के टॉप 10 जो इस्तेमाल करने वाले प्रोविजंस हैं वो 10 नहीं है, 10 को जो डेली यूज़ में। एक हम सबको जब कोई नहीं मिलता तो 151 चला देते हैं, 12(2) है, ऑर्डर 5 रूल 20 है, फिर उससे जगह 6(17) है, फिर 7(11) है, तो फिर ऑर्डर 16 रूल 1 एक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है जब से अमेंडमेंट्स आई हैं। ऑर्डर 16 रूल 1 अभी भी लोग नहीं, लेकिन वो बहुत डेंजरस हो गया। अब उसको बहुत, जो ट्रायल का वकील है उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि कब स्टे एप्लीकेशन डिसाइड हुई है, कब इशू फ्रेम हुए हैं, और उसने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस कब देनी है। तो बहुत अब उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत होगी। खासतौर पे 2013 की साकिब निसार साहब की एक जजमेंट आई थी, वो अब थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है 2020 में, SCMR 2155 में थोड़ी सी डाइल्यूट की है, लेकिन वो ऑर्डर 16 रूल 1 बड़ा हमारा। तो मैं आज आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ये जैसा CPC की 10-12 डेली प्रैक्टिस की प्रोविजंस हैं, मैं इसी तरह आपको लेबर लॉज बहुत ज़्यादा है, मैं वो 15 प्रोविजंस या 10 प्रोविजंस आपके सामने वो रख के जा रहा हूँ जिनके प्रैक्टिकल केसेस वहाँ अदालतों में भरे पड़े हैं। रोज़ वकील उन प्रोविजंस को इन्वोक करते हैं। ये जो बंदा नौकरी पे है, आज उसकी सैलरी, उसने सैलरी कम मिली है, मालिक ने सैलरी नहीं दी ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच या किसी भी बात पे नाराज़ होकर उसको सैलरी नहीं दी, तो उसने इस प्रोविजन के तहत केस करना है। रेमेडी अगेन वही है, लेबर कोड पंजाब के लिए और NIRC फेडरल के लिए। फीस क्या देगा यार उसकी? 15,000 रुपए की वैसे, 20,000 रुपए उसकी वैसे तनख्वाह है। अभी बताता हूँ फीस के। अगला है वर्कमैन कंपनसेशन। ये प्लीज देखिएगा, ये दोनों अब पिछले के साथ देखिएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये वेजेस हैं उसकी डेली के, इसी का एक इंटरलिंक्ड कह लें या इसके पैरेलल एक लॉ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। फैक्ट्रीज में रोज काम करते करते एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी की खुदा न खास्ता वर्कर की डेथ भी हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, किसी के बाजू कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की आंख में कोई केमिकल गिर जाता है। ये एक बहुत बड़ा लॉ है जो यूटिलाइज होता है और काम इस पे बहुत ज़्यादा होता है। ये इंजरीज को कवर करता है
और डेथ कंपनसेशन टू लीगल एयर्स को कवर करता है। पिछला लॉ जो मैंने आपको बताया था वो वर्कर डायरेक्ट क्लेम कर सकता है, ये डायरेक्ट भी क्लेम कर सकते हैं और इसके लीगल एयर्स भी क्लेम कर सकते हैं, और ये इंजरीज को ज्यादा कवर करता है। प्लीज उसका पहले का और इसका फर्क समझ लीजिएगा। पहला उसकी डेली की तनख्वाह है और ये इंजरीज को कवर करता है। इसमें इस लॉ के एंड में एक स्केड्यूल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का 1923 का, कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ पे कितनी ग्रांट मिलेगी उसके लीगल एयर्स को। किसी का अगर खुदा न खास्ता बाजू या हाथ कट जाए उसको परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। उसमें देखना, इसमें देखना, दोनों में फौत होने की कितनी 100%। और परमानेंट जो अंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के एंड में स्केड्यूल बना हुआ है। अच्छा, वहां पे अमाउंट नहीं लिखी हुई, ये भी मैं बता दूं, वो निकाल के भी पढ़ के बता देते हैं। परसेंटेज, इसका क्या मतलब, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, क्या मतलब लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जितनी वो सैलरी ले रहा है, उसकी सैलरी 1 साल की, 2 साल की, अगले रिटायरमेंट तक, क्या रिटायरमेंट तक करके उसकी आपको कैलकुलेट करना। 90 मुख्तलिफ इंजरीज की मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ परसेंटेज। मसलन किसी के खाली एक छोटी उंगली कटी है, उसकी उसकी सैलरी की जो पर मंथ सैलरी है उसका फर्ज कर लो 20% है, वो भी एग्जैक्टली वो टेबल बना हुआ है, हर इंजरी का स्पेसिफिक टेबल है। दरमियानी उंगली का लैदा है, रिंग फिंगर का लैदा है, और इतने परसेंटेज वगैरह मिलेगी, और आपकी ये कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट करनी है इसके एंड में आप टेबल देखें। इसमें आखिर में एक टेबल बना है, स्केड्यूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉ भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये प्रैक्टिकल लॉज हैं जो उनके लीगल एयर्स और वकला साहबान फिर बाद में फैक्ट्री मालकान के खिलाफ केस करके उनसे लेते हैं, जो पर मंथ सैलरी का 20%, 30%, 50%, वो एक टेबल बना हुआ। और बीमारियों का भी इसके अंदर है कि अगर आपको वहाँ पे काम करते हुए बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, वो ये वो भी सारी की सारी इसके अंदर इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, फिजिकल इंजरी नहीं है। तो इस लॉ को देखिएगा, इसके 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 बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसका फोरम है कमिश्नर कंपनसेशन है, इसका फोरम प्लीज़ थोड़ा सा फ़र्क है, देखिएगा ज़रा, नोट कर लीजिएगा। जितने मैंने आपको पिछले फोरम बताए हैं वो फोरम अदालत के फोरम है, लेकिन ये एक पैरेलल, एक कभी कभी किसी सिविल जज को डेपुटेशन पे इधर कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन भेज देते हैं, और किसी को कभी कभी सिविल जज साहब को दे देते हैं डेपुटेशन पे उधर कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के पास। कभी कभी पंजाब गवर्नमेंट अपने ही किसी ऑफिसर को ये पावर्स दे देती है। पता कैसे चलता है किसके पास? नहीं, वो सर डेजिग्नेटेड एक अदालत बनी हुई है वर्कमैन कंपनसेशन की। हमारे ये मुस्लिम टाउन में अदालत है, परमानेंट एस्टेब्लिश। मैंने आपको अदालत बता दी, लोकेशन भी मुस्लिम टाउन बता दी। अदालत का नाम मैंने ये आपके ये लाइन नंबर 3 में आप देखिएगा, लाइन नंबर 3 में अदालत का नाम मैंने लिख दिया। और कमिश्नर कंपनसेशन के बाद देन प्लैट मैंने क्या बताया था, पंजाब लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल, वो दोनों मैंने आपको फोरम बता दिया। ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा था और पिछलों में फोरम नहीं लिखा था, पिछले फोरम स्टैंडर्ड है, इसमें फोरम थोड़ा सा फर्क है। कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन एक अलग अदालत है, वहां पे आपने इंजरीज वगैरह के रिलीफ लेने हैं, और वहां से आपको रिलीफ कब मिले या हारे या जीते, एनी एग्रीड पार्टी कैन फाइल एन अपील बिफोर द पंजाब लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल। ये शादमान में फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने अदालत है, पंजाब लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल। तो इसके बाद सर ओवरव्यू है, बेबहाल लॉज है। लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा जरा। एक सवाल करना है कि बस ये फारिग करा देते, फारिग होने के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपने स्टैंडिंग ऑर्डर में टच तो की है। एक वर्कमैन के पास क्या है, उसका मालिक आके कहता है भाग जा, नहीं कल से नौकरी पे ना आए, मुझे ये शक्ल नहीं पसंद, तो वो क्या, वो उसके पास क्या राइट है? वो स्टैंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्लॉज स्टैंडिंग ऑर्डर 12 में लिखा हुआ है, टर्मिनेशन के अगेंस्ट आपकी रेमेडी वो ही है, आप रीइंस्टेटमेंट क्लेम कर सकते हैं, उसी के पास आप वापस जाके जी। कि इंक्वायरी प्री रिक्विजिट है क्या उसके अगेंस्ट, अगर आप किसी को फारिग करवा रहे हैं तो उसका क्या वर्कर को क्या होगा?
देखिए, फारग करवाने के जो प्रोसीजरल रेमेडीज हैं, जो एम्प्लॉयर अक्सर मिस्टेक करते हैं, जिसका वर्कमैन। अच्छा, पहले तो एक चीज़ आपके सवाल का जवाब दे दूं कि वर्कर को फ़ायदा ये है कि वर्कर नौकरी पे बहाल हो सकता है। ये पहले भी 2 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हमने बात की थी। वर्कर नौकरी पे वापस आ सकता है, उसको NIRC और लेबर कोड वापस ड्यूटी पे भेज सकती है। और सिर्फ लेकिन वो वर्कर जो अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट हो या परमानेंट हो चुका हो, जो पक्का नौकर हो, रेगुलर एम्प्लॉयज हो, मैंने जो डेली वेजर है, एड हॉक है, वो रीइंस्टेट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अगर स्लाइड देखेंगे। नहीं सर, वो तो फोरम लॉ ने प्रोवाइड किया। आप फिर नीचे से एक नीचे नीचे बस। सर आपको अगर दो जी, सॉरी, आपका सवाल पूरा बोलेंगे फिर मैं समझूंगा। लेबर लॉ सर जी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय के कौन सा जो एडहॉक है? एडहॉक सर किसी और फॉर्म में आ जाके वो ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट है या सिविल कोड में दावा ही कर सकता है। नहीं सर, नहीं जा सकता सर। प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट वैसे भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सर सकते। पर्सन की डेफिनेशन में नहीं ना आएगा। 199 का में पर्सन का डेफिनेशन देखें ना। हम तो आज लेबर लॉज में उन ऑर्गेनाइजेशंस और उन एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट एंटिटीज हैं। मसलन जी सर, सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिर्फ सूट फॉर डैमेजेस कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तो खुद कॉन्ट्रैक्ट है। सर कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वो देखिए, अब आपने लफ्ज़ चेंज कर लिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ रिपोर्ट एंड पैरावाइज कमेंट्स मांगे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया। फैसला आपको कॉन्ट्रैक्ट पे कोई जजमेंट नहीं मिलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट किया हो। आप कहना चाहिए कि नहीं, आप शायद दबके के ऊपर आपको रिलीफ मिल गई। जो बड़े दिल वाले जो कई जज साहबान होते हैं, उन्होंने तरीका ही एक ज़माने में वालिद साहब की मेरी खास तौर पे ये तारीफ वगैरह की जाती है कि वो मिस्कीन के साथ हो रही है ज्यादती। उनको भी पता है कि अल्टीमेटली शायद ऑर्डर वगैरह मुकदमा ना बनता हो, मगर हाई कोर्ट का जब नोटिस जाता है उसका आपका मामला 80% वहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो जाता है कि जी हाई कोर्ट ने बुलवा लिया तो आप इसका करें, वहाँ पे क्लास होगी। अदरवाइज उनके पास डिफेंस की अगर एबिलिटी होती है कि जनाब आप हाई कोर्ट के अंदर नहीं सुन सकते, ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है ग्रिड के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं सारी। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, पांच ग्राउंड्स पे, प्राइवेट पार्टी है, 5 ग्राउंड्स पे उड़ सकती है। बट अमूमन 99% केसेस में आजकल आप लेके जाएंगे वो आपके ऊपर चढ़ाई हो जाएगी रेट के अंदर के जी आपको पता नहीं है आप प्राइवेट पार्टी के खिलाफ आप किस तरीके से आ गए, ये वो वगैरह। देखें जो इन्होंने बात समअप कर दी है। एक तो 199 में पर्सन की डेफिनेशन है कि वो पर्सन को आपने उन्हीं के खिलाफ रिट हो सकती है। दूसरी, अगर आपकी रिट कहीं पे मेंटेनेबल हो जाए, फिर अल्टरनेट रेमेडी का बैरियर कैसे क्रॉस करेंगे? अगर मुल्क में NIRC इस्टेब्लिश है, लेबर कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं, तो आप क्यों आए हैं? तीसरी बात आ जाएगी जो अभी मेरे भाई ने नहीं बोली, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, कि इंक्वायरी है, टर्मिनेशन है, उसको उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया है, वो हाई कोर्ट कैसे डिटर्मिन करेगी? मसलन एक मालिक ने कहा जी इसने आज 5,000 रुपया एम्बेजलमेंट कर लिया। कोई कैशियर है, कैशियर ने 5,000 एम्बेजलमेंट कर दिया। आया वो रिट में डिटर्मिनेशन हो सकती है एम्बेजलमेंट की? फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है ना, और फोरम भी मौजूद है। दोनों तीनों बातें हैं ना, एक ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके केस में एक चीज अलबत्ता मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये आप पर्सन की डेफिनेशन में नादरा का एम्प्लॉय तो शायद फिर भी आ जाए, बिकॉज नादरा इज परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द फेज ऑफ द फेडरेशन, उसकी डेफिनेशन में आएगा। मगर देयर आर अदर ग्राउंड जिसके ऊपर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आपका अपने खिलाफ ही आर्गूमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने डायरेक्ट वो हाईकोर्ट में जब पिटीशन दायर की
सर इसका भी आपने सवाल नहीं किया, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे बैठे। आल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल वहां पे नहीं थी। आपको इधर बिठाना चाहिए हमें, वैसे वोमन वगैरह आपने सर अगर बॉडी फंक्शनल ना हो तो यस यू कैन, बिकॉज ऑल्टरनेट रेमेडी आपके पास फिर अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 199 के ऊपर रिट पे बात करेंगे, मगर इब्तिदा में हमने फिर ये बात की थी कि भाई हाई कोर्ट के लेवल की वकालत हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मौजूद हैं इब्तदाई वकालत सिखाने के लिए दोस्तों के ऊपर। तो ये जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं प्रॉब्लम शायद अभी रेलेवेंट ये और ये आपने रिट के आखिर में या पहले पैराग्राफ में आपने लिख दिया होना है कि आज NIRC अवेलेबल नहीं है तो मैं आ रहा हूँ, तो ये जज साहब एंटरटेन कर लेते हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पिछले 2 महीने से मैंने भी ये वाले पैराग्राफ लिख के हाईकोर्ट में 2-3 केस फाइल किए हैं, लेकिन हाँ वो एंटरटेन भी हो गए हैं। लेकिन लेकिन सर वो ये एक एक्सेप्शनल पीरियड होता है कि मेंबर अपॉइंट नहीं हुआ। एज सून एज द मेंबर इज अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मेरी वही रिट खारिज करके मुझे कहते हैं वापस चले जाओ। तो उसमें मीनवाइल आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दूं, आपका वो केस वहां पे टाइम बार्ड हो जाता है। वेले हो गए थले, वो थले में वेले हो गए तो वेले हो गए, वो बिल्कुल वो ठीक है। ये सर मेरी प्लीज रिक्वेस्ट होगी सर प्लीज माजरत के सिंपल नहीं, बिगिनर्स के लिए रहने दो। हाँ बिगिनर बिगिनर्स के लिए रहने दो। हाँ ये बड़ी सर आपकी प्लीज आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है पर्सनल एक्सपीरियंस वाली, और हाई कोर्ट के लेवल पे अभी 30 सेकंड पहले आपसे रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके इस पे जिद ना कीजिए। नए बच्चे सर नए बच्चे हैं, नए बच्चों को सिंपल रहने दें। मैं तो नए बच्चों को ये एजुकेट इतना करने आया हूँ कि 2 अदालतें हैं, वहां पे वर्कर्स के राइट हैं। आप प्लीज एक्सप्लोर करें, आप मत फोकस करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कि आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट का वकील बनना है, आपने डायरेक्ट बड़ा लीडिंग लॉयर बनना है। जरूर बने। मोहम्मद अहमद क्यूम भी एक दिन में नहीं बना और उमर शरीफ भी एक दिन में नहीं बना, बड़ी मुश्किल से। और हम आज भी सिविल कोर्ट की कई फ्लोर्स पे लिफ्ट के बगैर 5वीं मंजिल तक सीढ़ियों पे जाते हैं। नहीं सर माजरत की बात नहीं है आपको सर जी। अच्छा बुक्स का यार मैं आपको लास्ट मेरी स्लाइड है बुक्स की, 1 सेकेंड। बुक्स इस पे कोई आपको कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये उसके ऊपर ये बुक्स, ये सिर्फ सबसे पहले आप ये पढ़ना शुरू कर दें PLC जो हमने बात की है रिपोर्टेड केस लॉज की, PLD वालों का है एक, इस PLC को पढ़ें। आपको ट्रांसफर, प्रमोशन, सीनियरिटी, पे, अलाउंस, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी रूल्स क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी क्या है, नौकरी से इंक्वायरी के बगैर निकाल सकते हैं, रेगुलर इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी को डिस्पेंस विद क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स आपको इस एक लॉ जर्नल में मिलेंगे। और एक बात बता दूं, प्रैग्मेटिक लॉ है, लॉ इवॉल्व हो रहा है, लॉ स्टैटिक नहीं है। ये डेली न्यूज सिचुएशन आती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जजमेंट्स दी जा रही है। पर्टिकुलरली पिछले 3 या 4 साल में इतनी ज़्यादा जजमेंट्स आई हैं, लेबर लॉज को इवॉल्व किया गया है और रीशेप किया गया है। पिछले 3 साल में जो मैंने फ़र्ज़ कर लें अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल के कैरियर में पिछले 17-18 साल में सीखा, 3-4 साल में एक नई चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक नया 2-3 जज साहबान है पर हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक सारे लॉज को रीडिफाइन कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ की अलग कैटेगरीज को कह रहे हैं कि कब इनका राइट है प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ का और कब राइट नहीं है। एपेक्स कोर्ट की नई जजमेंट आई है, डेली वेजर पे एक नई जजमेंट आई है, नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स पे सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आ रही हैं और बहुत सख्त व्यू है। हाई कोर्ट को बड़ी सख्ती से रोका जा रहा है। कई जजमेंट्स पे हाई कोर्ट के जज साहबान को वार्निंग दी जा रही है कि फ्यूचर में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स रखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 199 को एक्सरसाइज मत करें। तो ये पहले वाली रेगुलराइजेशन के ऊपर ये देखो, उम्र की बात को आगे ले जाते हुए बात ये है कि जो अफसर और जो मालिक है वो ज़्यादा उसकी अप्रोच वगैरह होती है, वो कोशिश ये थ्रू आउट करता रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका वेज बिल, उनकी पेंशन वगैरह बहुत थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ने भी ये अडॉप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ले आए हैं
कि अपने बंदों को, और मुख्तलिफ तोड़ वगैरह उन्होंने निकाले, 89 डेज के कॉन्ट्रैक्ट के, किसी तरीके से इनको हकूक ना दें 16-16 साल के लिए। कोर्ट्स फिर उनके अंदर सब्सटैंशियली देखते हैं कि जुल्म हो रहा है, रेगुलराइजेशन की तरफ ले गए। अब वहां पे फिर कोई और तरीका निकाला जाता है कि जी इसको हमने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए रखा था, इसको हमने ये रखा, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो फारग हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये ऑन गोइंग लॉ के अंदर अप टू डेट आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट के ये जो सारे के सारे ट्रेंड्स हैं, ये कानून तो पुराने हैं लेकिन मालकान हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं, और वो जो वर्कमैन हैं उनके खिलाफ ये करने के लिए कानून में तब्दीलियां आती रहती। उनका तोड़ भी आपको जजमेंट्स में मिलता है और उनका जोड़ भी आपको जजमेंट्स के अंदर मिलता है। ये एग्जैक्टली तो इसलिए सिर्फ कानून के ऊपर आप नहीं कर सकते। और उम्र की मैं बल्कि बात को थोड़ा सा आगे करते हुए ये हमने स्किप कर गए कवानीन। अगर आप गिनने शुरू करें तो ये स्लाइड चेक करें कितनी ज्यादा हैं आपके पीछे। ये सारे के सारे कवानीन हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और इनमें हुकूक लिखे हुए हैं। इनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, क्या करना, लेबर की किताब आपके पास इतनी मोटी पड़ी हुई है सारी। बट जैसे कि उमर ने आपके सामने पॉइंट आउट किया, जो मेन वाले हैं रोजमर्रा के कवानीन ये, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लेबर में स्पेशलाइज कर रहे हैं तो उनको ना करें। किताब आप खरीदते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है हर दफा, जिसके ऊपर आप किसी का मस्कीन का केस वगैरह बना के उसको उसके एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग डे। और दूसरी बात जो मैंने बताई है, जो कि पिछले 2-3 साल में लॉ टोटल चेंज हो रहा है। 2-3 साल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं। 2-3 बेंचेस से बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आ रही हैं, जो कि पुरानी जजमेंट्स को वो रिविजिट भी कर रहे हैं। कई पुरानी जजमेंट्स को बहुत सख्ती से इन्फोर्स करवा रहे हैं और कईयों को वो रिविजिट कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज हैं। वो कह रहे हैं जी 65 की जजमेंट थी, ये वक्त के साथ साथ आपने इसको इग्नोर कर रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स या जो भी हैं, तो वो उन्होंने उस व्यू को रीअफर्म करके और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट पे जा रहे हैं। और कुछ वो रिविजिट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दोनों कैटेगरीज हैं। ये पिछले 3-4 साल के जर्नल पढ़ेंगे, उनमें आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे। डिविजनल लेवल पे भाई, हर डिवीजन में है। पूरे पंजाब में 10-12 हैं और 10-12 के ऊपर एपलेट ट्राइब्यूनल है। वो जो शुरू में मैंने बताया था, सिर्फ लाहौर में 3 है। लाहौर में रश ऑफ वर्क ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो एक लेबर कोर्ट से काम नहीं समझ रहा। जैसे हमारी बैंकिंग कोर्ट 6 के 7 है लाहौर में, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी नहीं है। इसी तरह लाहौर में लेबर का, वर्कमैन का काम भी बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, डिवीजन लाहौर में 3 लेबर कोर्ट्स। आप तमाम दोस्त आपकी उम्र तुम्हारी इजाजत के साथ बॉन्डेड लेबर, चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये आप हेडिंग्स और ये कवानीन एक दफ़ा देख लें। चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन का कानून है, आपका सोशल सिक्योरिटी का कानून है, आपका वो WWF जो फंड उनका बीच में बना हुआ है उसका है, आपका ये बाहर इमिग्रेशन वाला तो इसमें नहीं है। इसेंशियल सर्विसेज पर्सनल जो होते हैं, एक कैटेगरी ऐसी मौजूद है जिनके लिए मुकम्मल तौर के ऊपर अलहदा सिलसिला उन्होंने रखा हुआ है। उनसे कंपल्सरी काम का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलहदा कानून है, फैक्ट्री के लेबर के लिए अलहदा है, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए अलहदा है। ये सारे के हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी इसमें आ जाएगा। आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है, इसके अंदर होता रहता है। मटर्निटी बेनिफिट्स औरतों के लिए, उनके लिए जो है वो आपके सारे माइंस की अलहदा है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ का अलहदा कानून है। तो ये जो स्लाइड्स हमने सिर्फ इसलिए उमर साहब ने बना के आपके लिए यहाँ पे रखी हुई कि यू गेट अ सेंस ऑफ के क्या क्या चीज़ें हैं। टाइटल से पढ़ के फिर आप तय में जाना शुरू करेंगे जिस नौयत के आपका काम वगैरह है। तो सिर्फ 5 पढ़ाना ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस उस नौयत के आ रहे हैं, मगर आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे तो ये तो कानून ही नहीं ख़त्म होते इसके जो लेबर वाले हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया। कोई PCB क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके एम्प्लॉयज रिलेटेड जवाब दो कि उसके एम्प्लॉय का झगड़ा है। उसके एम्प्लॉयज इसी में ही आएंगे, लेबर में। क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो मास्टर एंड सर्वेंट में आएंगे। वो मैनेजमेंट, वो इसमें वर्कमैन नहीं है। वो वर्कमैन नहीं है, वर्कमैन है अंडरटेकिंग के अंदर जो डे टू डे काम कर रहे हैं नीचे के लेवल पे।
अब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ये चीजें मैंने जो खुद देखे हुए उनको उन्होंने नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है। इवन खिलाड़ी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हैं उन खिलाड़ियों के भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इस तरीके से सारे के सारे करके। तो उसको वहां पे स्ट्रीमलाइन करके मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जमाने के अंदर उनका पेंशन बहुत देते थे, उनकी वेजेस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर थी। उसको घटाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाई। आई मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फॉर एग्जांपल, और अमेरिका इंग्लैंड में भी यही होता है, वो चेंज करते रहते हैं कि यार बहुत ज्यादा हम तो सारी पेंशनें देते देते हमारा 60%। अभी पाकिस्तान में बहुत पेंशन टॉपिक नहीं है। अमेरिका का बजट जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी का जो एंटायर बजट है, फौज का बजट इतना नहीं है जितना उनका 60-70% सारे का सारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर ही चला जाता है। और वो इस तरीके से दैट्स हाउ दे कीप चेंजिंग द लॉ। पाकिस्तान में भी जो अदालतें हैं, अदालतों में ये स्पेसिफाइड ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। इधर आपकी एक अलग सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ केसेस है। कई बंदों को लिटिगेशन का शौक होता है, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन डबल कराने, अपनी इंक्रीमेंट करवाने आ जाते हैं। और पे और पेंशन पे सुप्रीम कोर्ट की 2-3 जजमेंट्स हैं कि उन पे लिमिटेशन रन नहीं करती, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफर केस के अंदर यहाँ पे कोई वर्कर की वगैरह उसको पकड़ के तुम फलां फैक्ट्री पे चले जाओ, ये वो कोई है यहाँ पे कागजान वगैरह, उसमें सिविल सर्वेंट्स का तो शायद नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को भी नहीं है और यहाँ पे भी कोई वेस्टेड राइट नहीं है। if you don't have any vested right to hold any particular post at any particular station। ये आप जब जॉब करते हैं तो आपको लाहौर भेजें, इस्लामाबाद भेजें, कराची भेजें। हाँ, ये उसमें सिर्फ एक अलग पॉलिसी आई है, वो स्पाउस पॉलिसी आई है कि अगर वाइफ या आइदर वे, स्पाउस में तो बहुत वो आइदर वे यूज होता है। स्पाउस किसी एक स्टेशन पे है तो प्रेफरेंशियली उसका दूसरे पार्टनर को उधर ही, लेकिन दोनों का जॉब करना जरूरी है फिर, और दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हो। ये ना कहे कि वो मैं प्राइवेटली किसी फलां जगह पे काम करती हूँ, वो प्राइवेट सर्टिफिकेट को नहीं मांग, लेबर में नहीं है। और लेबर वैसे देखे ना, लेबर कैटेगरीज में वो लेबर को उसके होम टाउन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर भेजना, वो भी एक वो नहीं मानते, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आ जाए। वो हाँ, मैनेजरियल पोस्ट हो वो तो उसको जहाँ मर्जी भेजें, लेकिन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, एक बंदे की तनख्वाही 30,000 है, 40,000 है, जो भी है, 50,000 है, उसको आपके कराची जाके तुम हाउस रेंट करो, नया घर लो और कराची में सर्व करो, वो नहीं है। अच्छा, अब आप दूसरी साइड से पर्सपेक्टिव से देख लें, आप हैं सेठ की तरफ से जी, तो आपने फारिग कराना है एक बंदे को, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप उस बंदे को फारिग कराना है? आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको नहीं रखना, ये वर्कमैन है, हर वक्त तंग करता रहता है, दूसरों को हुकूक कहता रहता है। उमर शरीफ का उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया कि जी वो नहीं, मुफ्त में ही ओपिनियन दे दो सबको ही। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कई इन हाउस जो एस्टेब्लिशमेंट के लॉयर्स हैं उनको मुफ्त में मेरा मशवरा मिल जाएगा। हाँ, वो रोज अपने बॉस को मशवरा दे देंगे। मशवरा तो आपको देना ना ये लड़कों को। नहीं, आप देखें उस पे नेचर ऑफ उस पे एलिगेशन क्या है, कि आप एलिगेशन उस पे क्या लगा रहे हैं। टर्मिनेशन और डिसमिसल में फर्क है यहाँ पे नहीं है, एक ही चीज है, तकरीबन एक ही चीज़ है। एक कैटेगरी में आपको अगर स्टिग्मेटाइज करके जब आप निकालेंगे तो आपको इंक्वायरी जरूर करनी है, ये प्लीज देख लीजिएगा। इंक्वायरी करके फारिग करें। अगर आपने टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर करनी है, आप लिख दें कि योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये भी अगेन उसके लिए वर्कर के लिए नहीं शायद चलेगी इतनी सिंपली। सर वर्कर के लिए मैं यही बात कर रहा हूँ, ये एग्जेक्टिव क्लास के लिए चल जाएगी, वर्कर के लिए इतनी आसानी नहीं। वर्कर के लॉस भी तो हम पिछले सारे जितने भी 1-2 घंटे हुए बहस कर रहे हैं, वर्कर्स के लिए लॉ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन रखी। एग्जेक्टिव को ये एक लाइन लिख कर निकाल सकते हैं, लेकिन वर्कर को इतना सिंपल नहीं है। वर्कर के लिए इंक्वायरी करके आप इंक्वायरी निकालेंगे, उसको निकालेंगे। एनी क्वेश्चन? जी मैडम। जी,
फादर की उसको कैसे मिलेगी फादर की? हस्बैंड की अगर उसकी शादी हो गई तो फिर उसको नहीं मिलती ना बाप डिसकंटिन्यू होती है। नहीं वो ठीक है, अनमैरिड डॉटर को मिल जाती है। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन एक वक्त में एक नहीं एक वक्त में आप 3 पेंशनें वो आप बेटी का बाप के पे आपके ऊपर कह रहे हैं ना, वो बाप की पेंशन आपको तब नहीं मिलेगी जब आपकी शादी हो गई होगी। इफ यू आर अ विडो एंड यू आर मैरिड, आई डोंट थिंक कि आपको फिर बाप की बीच में मिलेगी। वो ये हो सकता है ना कि बी एज एड में आप गलत बंदों से भी पूछ रहे हैं, बिकॉज अगली हाफिज तारिक नसीम साहब सिविल सर्विस लॉज के ऊपर अलहदा करेंगे। आज हम सिर्फ लेबर लॉ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे शादी की जाए। वो एक औरत है, मतलब वो उसका काम भी बहुत हो गया, वो बेवा हो गई है, तो वो भी पेंशन मिल रही है और साथ वो अपने घर पर बैठी है, तो वालिद की भी उसको मिलेगी पेंशन, क्योंकि शोर तो उसका बहुत हो गया। सिविल सर्विस बहरहाल ना ये जवाब 2 बजे के बाद, ये 2 बजे के बाद ले लेना जवाब। नसीम साहब और दो तीन पेंशनों पे फिर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगेगा और रिकवरी हो जाएगी, वो एक अलग सवाल है। वो ऑडिट पैरा मैडम बन जाता है, आप मल्टीपल पेंशन नहीं ले सकते। कोई एक पेंशन ले सकती है, एक पेंशन तक, बाकी आपको फोरगो करनी पड़ती है। नौजवान सबका बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है दौर के अंदर, लेकिन जो हमारे हैं लोग सरकारी आदमी, वो तो जब नौकरी करते हैं उस वक्त भी उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनको पेंशन मिल रही है जी। तो ये नौजवान तबके के साथ ज्यादती नहीं है। ये कह रहे पेंशन क्यों मिल रही है? रिटायरमेंट के बाद बंदे को फौत कर देना चाहिए। कह रहे पेंशन क्यों मिल रही है? रिटायरमेंट के बाद बंदे को फौत कर देना चाहिए। कहते हैं पेंशन वाले पैसे अनएम्प्लॉयड को दे, कहना किसी का बाप है और ये जो यंगस्टर्स जो आए हैं वो उनके अपने वालिदैन की कमाई और इनके बुजुर्गों के थ्रू ही आए। यही कह रहे हैं पेंशनरी बेनिफिट्स को आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में कन्वर्ट कर दें। पेंशनरी बेनिफिट्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में कन्वर्ट कर दें। वो अमूमन रखा जाता है ना कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस कोई फौत हो जाए या ये वगैरह, तो उसका बच्चा उसकी पोस्ट के ऊपर आ जाता है, तो थोड़ी बहुत उन्होंने दी। हाँ जी, दी हुई है। बट उसको पेंशन अपनी मुशक्कत के ऊपर, सारी उम्र खर्च करने के ऊपर बंदे को मिल रही है, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। देयर आर नो फ्री लंचेस, ऐसे ना करें। चले सर। अच्छा यार, आपका क्वेश्चन प्लीज। वर्कमैन के लिए आप क्या उसको कहते हैं, नेपोटिज्म? वो अच्छा वैसे अच्छा क्वेश्चन। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए कोई है कि एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट बंदे के लिए मुकम्मल तौर पे पिक एंड चूज है? वो अगर नल्ले को रखना चाहता है उसकी मर्जी, वो उसके रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस उसे खुद फेस करने हैं ना। वो कौन सा सरकार का पैसा यूज कर रहा है? मेरे ऑफिस में मैंने अपनी टीम रखी हुई है, 2 5 पास हैं, 2 मैट्रिक पास हैं, 2 FA पास हैं। उसके रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस मेरे खाते में ना। तो मेरी जिद के ऊपर रखे। चल नहीं वो देखे ना, हम सबॉर्डिनेट कैडर की बात कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट कैडर की। वर्कर को रखना, आप पढ़े लिखे को रखें, तो आजकल तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरा भाई इतनी ज्यादा है कि कई MA पास लोग भी कई जूनियर क्लर्क की सीट पे ग्रेड 7 और 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MA पास लोग। प्राइवेट के अंदर आई डोंट थिंक सो। वंस अगेन वी डोंट वांट, उसकी टोटल डिस्क्रिप्शन है एम्प्लॉयर की, उसका कोई वेस्टेड राइट नहीं है वर्कमैन का। शायद गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए, लेकिन आज हम प्राइवेट कैटेगरी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट वाला आपका लंच के बाद इंशाल्लाह होगा सिविल सर्विस लॉज के ऊपर। हाफिज तारिक नसीम साहब हमारे पास यहाँ पे बीच में मौजूद होंगे, उनके साथ करेंगे। कोई आखिरी क्वेश्चन अगर उमर साहब के लिए कोई हो? तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं उमर शरीफ साहब के लिए। थैंक यू। एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ऑलराउंडर मेरा भाई है, मुकम्मल तौर के ऊपर आउटस्टैंडिंग है। और गुफ्तगू की मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, अगर थोड़ा सा हाथ हल्का रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों का अगर शुक्रिया अदा करने की इजाज़त हो आपको। आज लग रहा है मेरा मूड अच्छा नहीं, बारी बारी हर बंदे से मैं खोल रहा हूँ। आखिरी दिन है, सेकंड लास्ट डे है, तो इसलिए यार देखो, बात सिर्फ ये है कि उमर शरीफ साहब को आपसे यहाँ पे मिलवाने की और इनको यहाँ पे इतना टाइम देने का मकसद असल में ये था
कि आपको दिखाया जाए कि एक इम्पॉर्टेंट फील्ड्स जो कि अवेलेबल हैं जहाँ पे बहुत गुंजाइश एक्सपैंड करने की, एक तो वो उजागर किया जाए। दूसरा, जिस स्टैंडर्ड तरीके से करने के लिए तो आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह होंगे, ये आपको लेक्चर भी यहाँ पे दे सकते थे, मगर बंदे ने रेगुलरली काम किया हुआ जो आपको इम्पोर्टेंट गुर की जो बातें हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर आज वो एड्रेस किया। पढ़ने को या पढ़ाने को तो हम सेक्शंस भी सारे के सारे स्लाइड के ऊपर आपका इंजर पिंजर अलहदा करके कर सकते थे, मगर अब बार वोकेशनल कोर्स के बाद शायद आप में ये इतना स्किल सेट हो जाना चाहिए कि इंजर पिंजर अलहदा अब आप खुद करें। जट की बाद ये मामला लेके आगे कैसे जाना है, रेलेवेंट बॉडीज कहाँ पे मौजूद हैं, किसके पास जमा करवाना है। आपको कई लेक्चरार्स ऐसे मिलेंगे, अगर आप उनसे पूछ लेंगे कि यार ये वो NIRC है कहाँ पे, 2 घंटे का लेक्चर तो बड़ा अच्छा दे देंगे, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि किधर है। उमर ने बेसिकली काम करने वाला, रोज रेगुलरली काम हाथ से गुजरता है, और दिस इज व्हाट यू नीड टू बेसिकली एम फॉर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने कोर्ट में जाके ये एग्जीक्यूट करना है, ये एकेडमिक यहाँ पे गुफ्तगू नहीं हो रही। सो वंस अगेन आज मैं ये कहूँगा बी लाइक उमर शरीफ साहब, थैंक यू। और इसको कहते हैं हर चीज़ के अंदर माहिर बने, मुशक्कत करें, मेहनत करें, और इसी तरीके से आप इंशाल्लाह शाइन करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड जी, बुलाया फोटो उमर साहब के साथ ज़रा फोटोग्राफी भी है ना, मुझे वो सेल्फी लेनी नहीं आती, वरना कोई बात नहीं।